गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए सभी स्टूडेंट्स? बच्चों एक बार कंफर्म कर दो, मेरी आवाज पहुंच रही है ना अब तक? और वीडियो क्लियर है? ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। हाँ, नोट्स मैंने आपको पहुंचा ही दिए। नोट्स आप तक पहुंच चुके होंगे बच्चों, मेल कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। नहीं नहीं बच्चों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो आपका पेपर नंबर 19 है सीएमए फाइनल का, उसके आज हम क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और टोटल 1 से लेके 6 चैप्टर्स की कर रहे हैं आज। बाकी के चैप्टर्स की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसकी 1 to 6 चैप्टर्स की स्टडी नोट 1 से लेके स्टडी नोट 6 तक जो है आपके, उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसका ये फर्स्ट पार्ट है। अभी और भी क्लासेस अपन करेंगे, आज ये पहली क्लास है बच्चों। ठीक है, करें स्टार्ट। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो बीच में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पूछिएगा। आप चाहे तो मैसेज करके पूछ दीजिएगा, मैंने अनम्यूट किया हुआ है सभी स्टूडेंट्स को, आप बोलकर भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं बच्चों मैं आपको, मैं जैसे ही हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। आप सबको अपना आंसर कैलकुलेट करके रखना है अपने पास में। फिर हम एक्चुअल आंसर देखेंगे जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने जो उस 10 सेकंड के अंदर आंसर सोचा था वो सही था कि गलत था। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है श्यान लिमिटेड, एक कंपनी है श्यान लिमिटेड, और वो उसके पास में एक मशीन है। श्यान लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, तो उसके पास में एक मशीन है और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है 15 यूनिट पर आवर। मतलब वो मशीन 1500 यूनिट, 1500 यूनिट पर आवर, इतना प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसकी। वो मशीन 3 शिफ्ट के अंदर चलती है एंड 1 वीकली ऑफ होता है। इसका मतलब पूरे ईयर में कितने ऑफ हो गए? 52 ऑफ हो गए। सप्ते में एक ऑफ है, तो पूरे ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52, तो ऑफ भी कितने हो गए? 52 वीक्स हो गए। प्लस 12 हॉलीडेज अलग से दिए जाते हैं, मतलब टोटल हॉलीडेज हो गए 64। देन इसके बाद में नेक्स्ट बताया मेंटेनेंस जो है वो रनिंग टाइम पर ही होता है। हमसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? कॉस्ट CAS 2 के अकॉर्डिंगली, ये बोल रहा है CAS 2 के अकॉर्डिंगली आप नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करो। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत ही होता है। अभी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग अपना जवाब जल्दी से सोच लें, अपने पास में लिख लें, कमेंट में बता दें, ताकि फिर मैं एक्चुअल आंसर आपको बताऊंगा। जल्दी से। ठीक है। नीलम आपका सही है आंसर। नीलम, लॉ के एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं 5 जून से, 5 जून से। हाँ, नहीं रजिस्ट्रेशन है अभी 5 जून तक, 10 बजे, सुबह 10 बजे तक करा लो आप रजिस्ट्रेशन। लाइव ही होगी, जूम पर होगी बेटा, 3 बजे होगी दोपहर में क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक, चलो ठीक है। सभी बच्चों ने सोच लिया? देखिए बच्चों एक बात बताइए, हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था, ये स्टडी नोट 5 का क्वेश्चन है। आप लोगों को जब मैंने CAS पढ़ाए थे, तो जब CAS 2 पढ़ रहे थे हम, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड जब हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने बहुत सारी कैपेसिटीज कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज पढ़े थे, याद है बच्चों? लेकिन देखिए, अगर ये हमसे इतनी, इस क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो किसी भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि इसका आंसर है एक्चुअल में नन ऑफ द अबव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि जब हम नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें पास्ट ईयर प्रोडक्शन का एवरेज देखा जाता है।
हमारे क्वेश्चन में कहीं भी पास्ट ईयर के प्रोडक्शन का एवरेज नहीं दिया। ये इंफॉर्मेशन हमें तब काम आती जब हमसे वो मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता या प्रैक्टिकल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता, तो हम फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज को रखते और कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालते। बट बच्चों यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। नॉर्मल कैपेसिटी में तो बस आपको इतना देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ उसका एवरेज निकालो, पर वो हमको गिवन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आ। सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे बता दो यहां तक अगर ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है बिंदास पूछिएगा, मैं दोबारा समझा दूं। देखिए बच्चे, अगर किसी भी तरीके का डाउट है ना, मन में नहीं रखना है, 10 बार पूछ लीजिएगा, सब समझाया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं। अपना इंटेंशन है कि आपको क्लियर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं सबके कि सर आ गया समझ में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पर। देखिएगा, ये बोल रहा है कि बोर्स लिमिटेड, बोर्स एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। ये एक कॉस्ट फर्म है, कॉस्ट ऑडिट फर्म है। मतलब इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए बैठते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और ये कंपनीज की जा जाकर कॉस्ट ऑडिट करते हैं। एक पेंटेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने बोर्स एंड कंपनी जो कि फर्म है, कॉस्ट ऑडिट फर्म, उसको अपने यहां पर ऑडिटर अपॉइंट किया। तो किसने अपॉइंट किया? पेंटेक्स कंपनी ने अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? बोर्स एंड कंपनी जो कि कॉस्ट ऑडिट फर्म है, इसको अपॉइंट किया गया। क्लियर? कब अपॉइंट किया गया? 31 जुलाई 2018 को अपॉइंट किया गया। तो कौन से फाइनेंशियल के ईयर के लिए अपॉइंट हुआ बच्चों? वो हुआ 2018-19 के लिए। मतलब मार्च 2019 के अंदर उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि वो ये जो बोर्स एंड कंपनी, ये जो कॉस्ट ऑडिटर है, ये इस पेंटेक्स कंपनी के अंदर कब तक रहेगी? तो ध्यान कीजिए बच्चों, यहां पर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑडिटर कब तक रहता है कंपनी के अंदर? जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 180 दिन, देखिए 180 डेज, जब से फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तब से 180 दिन, या फिर जब उसने रिपोर्ट सबमिट कर, या फिर जब उसने अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, विच एवर इज अर्लियर। जो भी जल्दी हो जाता है उस दिन तक उसका ऑफिस रहेगा, फिर वो छोड़कर चला जाएगा। उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है बच्चों? 2018-19 तक के लिए अपॉइंटेड है, तो 31 मार्च 2019 को उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? चलिए ओके, 31 मार्च 2019 को उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है बच्चों। मैंने बोला यहां से 180 दिन, तो 180 दिन तो कब आ गए? 30 सितंबर 2019, 180 दिन, या फिर जब उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी, विच एवर इज अर्लियर। अब ऑप्शंस में देखिए, एक तो हमें दे रखा है 30 सितंबर 2019, ये हो गए 180 दिन, 6 महीने, या फिर जब उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट उसने अगस्त में ही सबमिट कर दी थी, 1 महीने पहले। रिपोर्ट सबमिट कर दी थी उसने अगस्त में, 1 महीने पहले। विच एवर इज अर्लियर, 180 दिन तो उसके सितंबर में हो रहे, जबकि रिपोर्ट उसने अगस्त में ही सबमिट कर दी थी, तो विच एवर इज अर्लियर, अगस्त। तो सी इसका आंसर है, इस दिन वो अपना ऑफिस छोड़कर चला जाए। अब जनरली पता है इसमें क्या होता है बच्चों? जनरली इसके अंदर ऐसा होता है कि ज्यादातर बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सेकंड वाले बी को टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे हाँ देखो आप लोगों के भी आंसर यही निकल के आए ना। कनिष्का, ऐसा ही होता है, जैसे ही बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ता है ना, जैसे ही पढ़ता है उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, मुझे पता है कि कॉस्ट ऑडिटर 180 दिन तक रहता है, तो वो क्या करता है बिना कुछ सोचे ना जल्दी से इस पे टिक मार के आ जाता है।
जबकि बेटा हमें याद रखना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन या फिर उसने जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, विच एवर इज अर्लियर, जो भी उसने जल्दी कर दिया। और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन गिवन है, उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी बोर्ड्स एंड कंपनी कॉस्ट ऑडिट फर्म ने अगस्त में, तो विच एवर इज अर्लियर तो अगस्त हो गया, तो बच्चे इसका आंसर सी हो गया। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है पूछ सकता है बिंदास। आ रहा है, विनय बोल रहा है आ रहा है, आकाश का आ रहा है, अक्षय ठीक है आ रहा है, हाँ ओके नीलम, हाँ गीता ठीक है बेटी, अनन्या ठीक है, ठीक है चलिए ओके। तो यहां तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स अपने 2 एमसीक्यू। अब हम चलते हैं आगे थर्ड वाले पे, बड़े आराम से पढ़ना है। देखिए आपके पास में नोट्स हैं बच्चों ऑलरेडी, मैंने हर क्वेश्चन के आगे स्टडी नोट का नाम लिखा हुआ है कि ये कौन से वाले स्टडी नोट से बिलोंग करता है, जिससे आप रिवाइज भी कर पाए इस सेशन के बाद में। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। कॉस्ट ऑडिट कब इंट्रोड्यूस हुई थी? स्टडी नोट 1 में पढ़ाया था बच्चों, आपको याद करो, जल्दी से जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। कॉस्ट ऑडिट पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी? कॉस्ट ऑडिट बोल रहा हूं बच्चों, मैं कॉस्ट ऑडिट बोल रहा हूं, मैं सीएमए इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑडिट पूछा गया है, याद कीजिए पढ़ाया था आप लोगों को स्टडी नोट 1 के अंदर, सेक्शन 233B के बारे में पढ़ाया था, 209 के बारे में पढ़ाया था। जवाब आ रहे? सही है निखिल, आपका सही है, सही है सही है। शिवम आपका सही है बेटा। निधि नहीं नहीं, निधि गलत ईयर लिख दिया आपने, आंसर गलत दे रही हो आप। बेटा हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑडिट पहली बार कब स्टार्ट हुआ? कॉस्ट ऑडिट समझे ना, कॉस्ट ऑडिट। आप बता रही हो सीएमए इंस्टीट्यूट का। हाँ चलिए ठीक है, 10 सेकंड खत्म, अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों स्टडी नोट 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा कॉस्ट ऑडिट है वो पहली बार 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उसी टाइम पर सेक्शन 233B ऑफ कंपनीज एक्ट, उस वक्त 1956 चल रहा था बच्चों, एंड सेक्शन 209 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज डी ये भी आया था। तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑडिट के बारे में पूछे तो 1965, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे 3 एमसीक्यू हो गए। नेक्स्ट, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है बिंदास पूछिएगा, मैं 10 बार समझा देता हूं, मेरे को समझाने में कोई ऐसा लोभ नहीं है अपने को, बढ़िया, बस कंसेप्ट अपना इंटेंशन ये है, आपको आना सब कुछ चाहिए। आपने फीस पेमेंट करी है, पैसा दिया है, तो वो बेकार नहीं जाना चाहिए। चलिए, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड हैज टू रेंडर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी कंपनी अगर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो उसका काम होता है कि वो रेंडर, वो प्रोवाइड करेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, आके कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और वो सबमिट करेगा। बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करनी पड़ती है एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। हाँ जी, 180 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 180 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और मैंने ये भी पढ़ाया था बच्चे आपको, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। कॉस्ट ऑडिटर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देता बच्चे। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, और मैंने आपको ये भी बताया था, हालांकि चलिए मैं बाद में बताऊंगा वरना हिंट हो जाएगी अभी क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड हैज टू रेंडर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल, कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी पड़ती है, स्पेसिफाइड टाइम 180 दिन के अंदर देनी पड़ती है। कौन से फॉर्म में देनी पड़ती है?
याद करो, मैंने आपको बच्चों यहां पर देखो क्लियरली बताया था कि जब कॉस्ट ऑडिटर देता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो CRA 3 में देता है। और बच्चे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है तो CRA 4 में देती है। याद आया कुछ? कॉस्ट ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को CRA 3 में अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? CRA 3। हाँ जी, जितने भी मेरे पास में आंसर्स आए हैं बच्चों के वो जनरली सबके सही है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यही फायदा होता है बच्चों, अगर आपको मैं सोचो कि एक दिन में सभी पूरे कोर्स का MCQ करवा दूंगा ना बेटा, तो आप लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपने रिवीजन तो करा नहीं, तो मैं आंसर बोलता रहूंगा। अभी आप लोगों को 2 दिन का टाइम, आपने ये चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, तो अब आप आराम से इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। क्लियर है? चलूं बच्चों में आगे। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक बार बताएं पहले। नहीं, मैं आगे तभी कंटिन्यू करूंगा जब सभी बच्चे बोल देंगे कि सर क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर चल अब आ जाते हैं बच्चों हम हमारे नेक्स्ट 5th पर। ये बोल रहा है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट ऑडिटिंग को मैंने क्या बताया था पहले, ये देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 24। और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? वो है 4। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी नोट 5 में हमने पढ़ा, और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मेरे बच्चों हमने स्टडी नोट 6 में पढ़ा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्टडी नोट 3 पढ़ लिया है तो स्टडी नोट 6 का बहुत कुछ आपने बाय डिफॉल्ट पढ़। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बच्चों कि जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 है वो किस मैटर के लिए बात करता है? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 आके बोलता क्या? तो नीचे चलो पहले आंसर देंगे सभी बच्चे, एक बार जवाब दें। पहले सब लोग ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब सही हैं, बस एक का गलत आया है, बाकी सही। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बेटे, मैंने आपको बताया था कि 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। पहला है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, जो कि बात करता है प्लानिंग की, कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने जाएगा तो ऐसे मुंह उठा के नहीं चला जाएगा, बल्कि पहले सोचेगा कि यार मैं जब जाऊंगा कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने तो कैसे करूंगा, क्या प्लानिंग होगी मेरी। मैं अपनी टीम के ना साथ में काम बांट देता हूँ, ये फलाना जो मेरा कॉस्ट ऑडिटर है जो मेरी फर्म में काम करता है वो ये काम संभालेगा, फलाना ये काम संभालेगा, फलाना ये काम संभालेगा। उससे फायदा हो जाता है बच्चों। प्लानिंग करोगे तो ज्यादा इफेक्टिवली कॉस्ट ऑडिट हो पाएगी आप। दूसरा हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटर ना कंपनी के रिपोर्ट बनाएगा। हो सकता है कंपनी की रिपोर्ट में वो कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव लिख दे कि कंपनी ने ये काम अच्छा नहीं किया। कंपनी कल को उसके ऊपर केस कर दे कि यार ये तो हमसे जलता था कॉस्ट ऑडिटर, ये तो हमारे किसी राइवल ने, कॉम्पिटिटर ने इसको भेजा था हमारी बुराई करने को, हमें पता ही नहीं था, इसने तो फालतू में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कि हम कंपनी में गलत काम करते जबकि हम तो सही करते। अब उस कॉस्ट ऑडिटर पे बेचारे पे केस हो गया। अब उसके पास में खुद के लिए कोई सबूत नहीं है कि वो शो कर पाए कि नहीं सर कंपनी में एक्चुअली में गलत हो रहा था, कंपनी में कॉस्ट कम थी, ज्यादा दिखाई जा रही थी टैक्स बचाने के लिए, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा लिखा। उसके पास बेचारे के पास कोई सबूत नहीं होगा अगर केस हो गया उसके ऊपर। इसीलिए वो क्या करता है, जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर कंपनी में एंटर होता है ना बच्चों, तो जैसे ही वो कंपनी में एंटर होता है तब से वो एक फाइल बनाता है, ऑडिट फाइल, और उसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखता रहता है। जब कंपनी ने उसको ऑफर दिया था कि आप आओ कॉस्ट ऑडिट करो,
वहां से लेकर और फाइनली जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनती है तब तक जो कुछ हुआ है वो अपनी फाइल में सब कुछ लिखता है अपने एविडेंस के लिए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 जो है वो ये बोलता है कि जो बंदा कॉस्ट ऑडिट करने आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर कंपनी अपने किसी जानकार को कॉस्ट ऑडिट करने के लिए बुला लेगी तो फिर बच्चों वो तो कंपनी के फेवर में बोलेगा, कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी नहीं बताएगा। तो कोई इंडिपेंडेंट आदमी आए कॉस्ट ऑडिटर की पोजीशन पे, जो किसी से भी रिलेटेड ना हो, जो सिर्फ ट्रू एंड फेयर मैनर में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाए, सिर्फ सच बोले, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, किसी को जानता नहीं है इसलिए। और बच्चे अब आता है लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है। आज अगर मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं बेटा और आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन टैब बनाती है जिससे लिख सके हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम लिख सके। अब मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं, आपकी कंपनी ने मुझे अपनी कॉस्ट ऑडिट करने के लिए बुलाया, तो कम से कम मुझे आपके बिजनेस की नॉलेज तो हो ना, मुझे पता तो हो कि ये पेन टैब कैसे बनते हैं, इनको बनाने में कितना क्या किस किस तरह का खर्चा आ सकता है, किस किस तरह की कॉस्ट लगती है। अगर मुझे आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो मैं काहे की ऑडिट कर लूंगा बेटा। मैं आऊंगा और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप 2 मिनट में मुझे पागल बना दोगे। इसीलिए ये कॉस्ट ऑडिटर की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो किसी कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने जाए तो उससे पहले वो कंपनी के बिजनेस के बारे में पता कर ले, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि इस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे चेक करने पड़ेंगे कंपनी के अंदर, जिससे मैं एक इफेक्टिव कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना सकूं। नॉलेज तो ले ले कॉस्ट ऑडिटर कंपनी के बिजनेस की, ऐसे ही चला गया, पता तो है नहीं कंपनी करती क्या है, कभी उस टाइप के बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो काहे की कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो इसीलिए बच्चों हमारे इस वाले एमसीक्यू का आंसर है नॉलेज ऑफ बिजनेस, इट्स प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टडी नोट 6 का ये क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? सभी बच्चे बताएं क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर प्रॉब्लम है पूछ लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं पूछ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। अब आ जाते हैं बच्चे हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यू पे। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। भाई कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया, कॉस्ट ऑडिटर अपना काम कर रहा था, लेकिन अब कैजुअल वैकेंसी हो गई कॉस्ट ऑडिटर की। कैजुअल वैकेंसी तो अचानक से होती है, किसी भी वजह से होती है, चाहे से रेजिग्नेशन से, चाहे से डेथ से, चाहे से रिमूवल, चाहे से वो छोड़ के चला गया, चाहे से आपने उसे निकाल दिया, या फिर उसकी डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो लुनैटिक पागल हो गया, या फिर वो अब डिस्क्वालिफिकेशन में फॉलो, किसी भी वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उस कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर देंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर। क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑडिटर की अगर कैजुअल वैकेंसी हुई कंपनी में तो कितने दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देंगे। जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स भेजें बच्चों, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से भेजें बच्चों। ठीक है, सही है सही है सही है। अक्षय सही है बेटा, आपका जवाब सही है, बिल्कुल वेरी गुड। कनिष्का आपका भी ठीक है बेटा। हाँ सलोनी, वेरी गुड वेरी गुड, सही है ठीक है। अपूर्वा बेटा आपका भी ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है ठीक। तो देखिए स्टडी नोट 2 के अंदर डायरेक्टली आपको पढ़ाया गया, बताया गया था कि अगर किसी भी कॉस्ट ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो फिर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर लेंगे 30 दिन के अंदर, जब से वो कैजुअल वैकेंसी हुई है। कितने दिन के अंदर स्टूडेंट्स? 30 दिन के। और जैसे ही वो कैजुअल वैकेंसी फिल हुई उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा, CRA 2 फॉर्म फाइल करके बता दिया जाएगा
तो मान लीजिए 1 अगस्त को वैकेंसी हुई थी बेटा, तो कितने दिन के अंदर वैकेंसी फिल होगी? 30 अगस्त तक फिल हो जाए, हो गई। और यहां से 30 दिन के अंदर, यहां से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देंगे कि हमने नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है और उसका ये कैंडिडेचर है, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, कौन से में बताओगे? CRA-2 के अंदर बताओगे। 30 दिन के अंदर जब से वो कैजुअल वैकेंसी फिल हुई, और वो हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर जब से वैकेंसी हुई। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हमारा आंसर है ए। किसी भी बच्चे को डाउट है पूछे। बच्चे एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ऐसा मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, बच्चों ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आपने देखा, मैंने आपको आंसर बताया, बस आप खुश हो गए। एक्सप्लेनेशन जरूरी है बेटा, जरूरी थोड़ी है एग्जाम में यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी तो हो सकता है, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन हमारा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी नोट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, और स्टडी नोट 5 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में से ये क्वेश्चन आया। देखिए ये बोल रहा है रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ₹40,000। ऐसा होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे। मैं ना दिल्ली में काम करता था, एक कंपनी में जॉब करता था बेटा, तो उस कंपनी का नाम था लूमेक्स। वो गाड़ियों की हेडलाइट और टेल लैंप्स बनाती है, ठीक है ना। और लेकिन वो खुद नहीं बनाती थी, उसने क्या मतलब खुद का कोई उसके पास में मशीन या सॉफ्टवेयर नहीं था बनाने का, उसने एक जापान की कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर किया हुआ था, और वो जापान की कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी उसको शेयर कर दी थी। तो ल्यूमेक्स कंपनी उस टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइट्स बनाती थी, लेकिन इस बात की रॉयल्टी दी जाती थी उस जापान की कंपनी। तो रॉयल्टी का मतलब ही यही होता है कि आज मैंने कोई बुक लिख दी और उस बुक को, और वो बुक चल गई मार्केट में, तो बहुत सारे लोग आ गए कि साहब हम बेच देंगे इसको, हम बेच देंगे इसको, हम बेच देंगे, तो वो लोग सेल आउट करते रहेंगे और मेरे पास में उसकी रॉयल्टी आती रहेगी। क्लियर है ये चीज? रॉयल्टी एक तरह से कंसीडरेशन होता है जो कि असली ओनर को मिलता है, और कौन देता है? जो काम कर रहा है, जो बेच रहा है। तो एक कंपनी ने यूनिट्स प्रोड्यूस करी और उसके ऊपर रॉयल्टी का खर्चा, कॉस्ट लग गई उसकी 40,000 रुपए। उसने इक्विपमेंट्स भी हायर करे थे, भाई प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स तो लाए होंगे, 4,000 रुपए के वो लग गए। उस प्रोडक्ट की डिजाइन बनवाई थी, उसका भी चार्जेस लग गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस लग गए। तो हमको ये टोटल कॉस्ट यहां पर बताई हुई है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो बच्चों ध्यान करो, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है स्टडी नोट 5 में, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं कि जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। तो अब बच्चों बस आपको यही देखना है कि कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं होगी, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है स्टूडेंट्स। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर निकाल। जल्दी से आंसर निकालें बच्चों। इसके तो जवाब सबके ही सही आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राहुल, हाँ ठीक है बेटा, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है बिल्कुल। गौरव सही है आपका। कनिष्का आपका भी सही है, वेरी गुड। सलोनी आपका भी सही है। निखिल आपका सही है। अक्षय सही है। विनय सही है। सबके जवाब ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते हैं तो उसके अंदर रॉयल्टी जो है वो भी इंक्लूड होती है, हायर चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं,
डिजाइन चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं एंड बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। तो ये जितनी कॉस्ट दी है वो सब आपको प्लस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 90,000। सिंपल क्वेश्चन। स्टडी नोट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शुरू के जो 10 कॉस्ट, मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम, शुरू के जो 10 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 1 to 10, वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 भी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब थ्योरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम बता दो एक बार, और वेट कर रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किसके बारे में बात करता है। सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन अब कुछ हो नहीं पाएगा बच्चों आपके लिए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लियरली कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील करता है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, और इसका बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया है। क्लियर है? तो इसका तो साफ साफ आंसर है, तो सबका सही है, इसके लिए कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101। अभी पढ़ाया था, अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, और बच्चे ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे, याद करें जल्दी से। अभी पढ़ाया था, इसीलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूं। इसका एक्सप्लेनेशन हम ये देखिए यहां पर हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। ठीक है, आंसर सारे मेरे पास में। हाँ सही है, इसके तो सही आने, अभी समझाया ही था सबको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। चलिए तो देखिए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 4 हैं, उसमें से सबसे पहला है 101, और वो बोलता है कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाएगा तो पहले प्रॉपर प्लानिंग करेगा और उसके बाद जाएगा, जाकि ताकि इफेक्टिवली कॉस्ट ऑडिट हो सके। सबको क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ लो, बिंदास पूछ लो, 10 बार पूछ लो, 50 बार पूछ लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जवाब दे देना बच्चों, ये जो नेक्स्ट वाला है ना 10th एमसीक्यू, इसका जवाब आना चाहिए सब। मुझे बताइए, जब भी कोई कंपनी किसी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करी जाती है। जब भी कोई कंपनी किसी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करी जाती है। ठीक साहब? कौन इंटीमेट करता है? सर कंपनी ही करती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कितने दिन के अंदर? सर जब से अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर करते हैं? कौन से फॉर्म के अंदर अपॉइंट करते हैं? जल्दी से जवाब दे सभी बच्चे। थोड़ी देर पहले हालांकि मैंने इनडायरेक्टली पढ़ाया भी था, अब भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही। आकाश सही है बेटा आपका। हाँ देखिए इसका आंसर है CRA 2। आपको ध्यान है ना बच्चों, CRA 1 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं। CRA 2 के अंदर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाता है। CRA 3 के अंदर कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और CRA 4 के अंदर कंपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे वाले एमसीक्यू पर चलते हैं। और बच्चों मैं दोबारा बता दूं, ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, इवन 2020 में, 2021 में, 2020, 2021, उनको इंक्लूड करता है ये एमसीक्यू।
उसके अलावा 2017 तक जितने आए हैं उनको इंक्लूड करता है। उसके अलावा कुछ हमने, हमारी पूरी टीम ने जो बेस्ट हो सकता था वो करे। अभी और चलेगी। आज का ये जो सेशन है ना बच्चों, इसके अंदर 25 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा कल सेशन होने वाला है उसके अंदर हम 25 एमसीक्यू, टोटल 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 से लेके 6 स्टडी नोट्स के। एंड देन उसके बाद में आगे जो चैप्टर्स हैं उनके 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमने डिवाइड कर लिया, टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला 1 to 6 हो गया, देन 7 to 11 एंड देन 12 to 15, और सबके 100 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में फिर ओवरऑल जब सब हो जाएगा तो पूरे 15 स्टडी नोट्स का एक सेशन और होगा, उसके अंदर टोटल 150 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इससे काफी आपके लिए बच्चों रिवीजन भी हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ, लॉ का बेटा बताया ना मैंने, लॉ का 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ बच्चों, देखो बार बार नहीं पूछो। 5 जून को स्टार्ट हो रहा है बेटा लॉ का पेपर नंबर 13 का, 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में, जूम पर ही होगी क्लास। रजिस्ट्रेशन ओपन है, 5 जून के 10 बजे तक आप करा सकते हैं। ठीक है, नंबर है ये रहा, इस पर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या कॉल करके कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन करा लो पेमेंट करके। चलिए चैप्टर वाइज करेंगे, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे डील करता है? जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको पढ़ाया था, इसमें पूरा 1 दिन लगा था हम लोगों को पढ़ने में, याद हो आप? पूरा 1 दिन ले लिया था हमने, कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के लिए, और फिर इसके प्रैक्टिकल्स करे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझाया है मैंने इसको। सब लोग जवाब दें जल्दी से, सब लोग जवाब दें जल्दी से, आंसर्स का वेट कर रहा हूं, सब लोग जवाब दें जल्दी से। स्टडी नोट 5 का है बच्चे, सबके आगे स्टडी नोट्स लिखे हुए हैं, रिवाइज करने में हेल्प होगी आपकी। हाँ जी, वेरी गुड। मटेरियल कॉस्ट, मैंने उस वक्त भी बताया था पढ़ाते हुए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। स्टडी नोट 5 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा स्टडी नोट 5 से आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे, अब जो मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू करवाने वाला हूं, ये 12th नंबर का, ये आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये आपके लॉ सब्जेक्ट का पार्ट है। लेकिन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं फिर? सर जब लॉ सब्जेक्ट का पार्ट है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्यों पढ़ा रहे हो सर आप? इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के एग्जाम में आया हुआ है, 2020 के एग्जाम में आया है, 2020 अभी जो निकला है उसके एग्जाम में आया है बच्चों। ये है लॉ का, लेकिन आया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कभी कभी दे देते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि बच्चा तो फाइनल में आ गया, फाउंडेशन और इंटर पढ़ के आया है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दो जो उसे वहां से भी याद आ जाए। तो सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि हर कंपनी के पास होता है, और ये यूनिक नंबर कंपनी की पूरी डिटेल बता देता है। ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और ये टोटल कितनी डिजिट्स का होता है मैं खुद बता देता हूं इसको पूरा। ये 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स का होता है बच्चों। ये पता है कैसे स्टार्ट होता है? मैंने बोला ना ये कंपनी की पूरी डिटेल बता देता है। ये स्टार्ट होता है या तो यू से या एल से। जो कंपनी अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उसका CIN यू से स्टार्ट होगा। जो कंपनी लिस्टेड है उसका हमेशा एल से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में लिखा रहता है, या जब भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, वो ईयर लिखा रहता है। उसके बाद में RJ या DL या PU, जिस स्टेट से हो, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, वो लिख, तो कंपनी की पूरी डिटेल बता देता है ये 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स का नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कितनी डिजिट्स का होता है, तो आपको याद रखना है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एक यूनिक नंबर होता है, 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स का होता है। ROC ये आपको देता है, कौन देता है? ROC आपको देता है। क्लियर है बच्चों यहां तक?
नेक्स्ट वाले पर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये लॉ में पढ़ा है बेटे आपने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तो पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, मैं और समझा दूंगा दोबारा इजी करके। आ गया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही मजेदार है, सभी बच्चों को इसका सही जवाब देना है। भाई साहब बहुत पढ़ाया आपको, जवाब सही आना चाहिए बेटा। आइटम्स अपियरिंग, तो ये जितने भी आइटम्स दिए हुए, इनमें से कौन सा कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर अपियर होता है? अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा ना ये चैप्टर, नहीं भी पढ़ा, रिवाइज नहीं करा, मैं बोल रहा हूं तो भी जवाब सही आना चाहिए। कॉमन सेंस यूज करो, हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा इनमें से? कॉस्ट में, कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है, खर्चा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जवाब दे। अर्पिता ठीक है बेटा आपका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ करिश्मा, बहुत देर में जवाब दिया आपने, हाँ लेकिन सही दिया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अपूर्व ठीक है बेटा आपका, सही है। विनय गलत है, नहीं ये नहीं होगा विनय। क्या बोला मैंने आपको? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट में इंक्लूड करना है बच्चे, कॉस्ट में इंक्लूड करना है, कॉस्ट में खर्चा, खर्चा। रेंट रिसीवेबल, रेंट आपने रिसीव किया, ये खर्चा है कि इनकम है आपकी? आज मुझे मेरा खर्चा देखना है और मैं बोल रहा हूं कि मैं रेंट जो मैंने रिसीव किया मैं उसे खर्चा दिखा रहा हूं। अरे भाई रेंट रिसीव हुआ है, कमाई हुई है, उसे खर्चा क्यों दिखा रहे हो? चलिए ठीक है, 10 सेकंड खत्म, ज्यादातर बच्चों के जवाब सही हैं। देखिए रेंट रिसीवेबल इनकम है, कॉस्ट का पार्ट तो हो ही नहीं सकती। डिविडेंड, ये कंपनी ने पे जरूर किया है, कंपनी का खर्चा जरूर हुआ है, लेकिन डिविडेंड आप सोचिए कंपनी डिविडेंड कहां से देती है? आप लोगों ने लॉ में सेक्शन 123 पढ़ा है, कंपनी डिविडेंड देती है जब उसके पास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं। जब कंपनी के पास में बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं ना, तब कंपनी खुश होकर अपने शेयर होल्डर्स में कैश की फॉर्म में डिविडेंड बांटती है। अब यार कोई कंपनी अपनी मर्जी से खुश होकर बहुत सारे प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा शेयर होल्डर्स को बांट रही है, क्या उसको वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करेगी? नहीं करेगी। डिविडेंड होता ही फ्री फोकट का है, अगर डिविडेंड का भी पैसा लेने लग गई कंपनी, फिर काई का मतलब डिविडेंड, फिर क्यों डिविडेंड बोल रहे हो? बेटा डिविडेंड जो है वो कंपनी अपनी मर्जी से देती है, कोई मांगता नहीं है, कंपनी मर्जी से देती है, अपनी इच्छा से देती है, जब उसके पास में बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं तब देती है डिविडेंड। और हालांकि डिविडेंड कंपनी का खर्चा है, लेकिन वो खर्चा कंपनी कर रही है जानबूझकर। कंपनी उस डिविडेंड का पैसा किसी प्रोडक्ट की प्राइस से निकालेगी नहीं, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का पार्ट होगा ही। गुडविल रिटर्न ऑफ पढ़ाया था, ये भी नहीं होगा। हाँ नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा, और ये इंक्लूड होता है, पढ़ा था हम लोगों ने, आपको याद आना चाहिए, ये लिखा हुआ है देखो, ये जो आपका नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है और ये इंक्लूड होता है। क्लियर है सबको? किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है, मैं और रुककर 2 मिनट 1 मिनट में रुक रहा हूं, किसी भी बच्चे को डाउट है पूछिएगा जरूर, बिंदास पूछिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर करेंगे आप। आ गया, ओके। हाँ, अब आ गया ना डिविडेंड वाला आपको, अब आ गया ना? तो आना, बस इंटेंशन ये है आपको समझ में आना चाहिए, मुद्दा ये है। वेरी गुड बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं साहब। ये बोल रहा है कि कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन से फॉर्म के अंदर मेंटेन करने पड़ते हैं? अभी समझाया था, 4 फॉर्म पढ़ाए थे आपको, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। CRA2 के अंदर मैंने आपको बताया था, CRA3 के अंदर बताया था, CRA4 और CRA1, चारों के अंदर मैंने बताया था आपको। जल्दी से जवाब दे दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब दे दो इस क्वेश्चन का, सबका सही आना चाहिए।
सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो, दोबारा से बता देता हूं। CRA 1 के अंदर, हालांकि अपने नोट्स के अंदर हमने पूरा लिखा था, एक मैंने पीछे चार्ट बना दिया था पूरा नोट्स में। CRA 1 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। CRA 2 के अंदर बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट किया जाता है कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में। CRA 3 के अंदर बच्चों जो कॉस्ट ऑडिटर है वो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, और CRA 4 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्लियर है ना? बताया हुआ ये पहले ही पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट, बहुत ये स्टडी नोट 4 से है, जो हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था। इससे अभी 3-4 क्वेश्चन और आएंगे इस चैप्टर से, है ना। पढ़ते वक्त भी हमने स्कैनर सॉल्व कर लिया था, और अभी MCQ देखते हैं। There are dash to the act clarifies or indicate that the schedule provide an illustrative list of act and omission constitution professional or other misconduct। एक बात बताऊं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन आता है, सबको ये क्वेश्चन आता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा का गलत होगा आंसर, और आता है आपको आंसर, आंसर भी आता है और सही आंसर आता है आपको, फिर भी कुछ बच्चे इसको गलत करके आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। आंसर आपको आता है, अभी जब मैं आपको आंसर समझाऊंगा ना, आप बोलोगे सर ये तो हमें आता था सर, ये तो बेसिक है इस चैप्टर का, ये तो सबसे, आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले यही बात बताई थी हमको। दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना जरूरी है बच्चे। ये बोल रहा है कि कोई भी जो प्रोफेशनल है CMA, उसके प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट जो बताए गए हैं एक्ट के अंदर, वो कितने शेड्यूल्स में बताए गए हैं, कितने शेड्यूल्स में बताए गए। क्या सिर्फ एक शेड्यूल के अंदर सभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बता दिए, या 2 में या 3 में या 4 में? अब आ गया समझ में? हाँ, जवाब दो सभी बच्चे, जवाब दो जल्दी जल्दी। बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ाया था आपको कि टोटल कितने शेड्यूल हैं, उनके अंदर पार्ट्स भी पढ़ाए थे, पार्ट 1 2 3 4 ये पढ़ाया था। उसमें ये भी बताया था कि कोई अगर CMA प्रैक्टिस के अंदर है तो उसके क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, कोई CMA प्रैक्टिस में है तो उसके क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, दोनों के कॉमन भी बताए थे, फिर अदर मिसकंडक्ट भी बताए थे, ऐसा बताया था। ध्यान करो कितने शेड्यूल में बताया था, ध्यान करो। सबके जवाब सही है। मैंने बोला था ना, आंसर सबको आता है, आंसर सबको आता है, बस आप जल्दी जल्दी में इसकी मात खा जाओगे बेटा। 2 शेड्यूल्स क्लियर है, पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो बता दो, बिंदास पूछ लिया करो आप। देखो ऐसा नहीं है कि एकदम बिंदास पूछा करो बच्चा, है ना। मेरे को मजा ही तब आता है पढ़ाने में जब सभी बच्चों को समझ में आए, मेरा इंटेंशन ही यही रहता है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। हमसे बोल रहा है वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके बताओ, और यहां पर आपको डिटेल्स दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कुछ इंसेंटिव मिला होगा, कमाई हो गई, अदर इनकम, फिनिश्ड स्टॉक जो है उसका एडजस्टमेंट प्लस में दिखा रहा है, मतलब इंक्रीज हुआ है स्टॉक, फिर मटेरियल का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, टैक्स का खर्चा, वैल्यू एडेड निकालना है। जल्दी से कैलकुलेट करो। वैल्यू एडेड वाला क्वेश्चन बच्चों स्टडी नोट 2 में भी प्रैक्टिकल्स पढ़ाया है, स्टडी नोट 9 में भी करवाया है, स्टडी नोट 15, 3 स्टडी नोट में करवाया है आपको मैंने। जल्दी से जवाब दें इसका, कैलकुलेट करें, 15 सेकंड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करें। जवाब आने स्टार्ट हो गए। विनय वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
कनिष्का सही है बेटा आपका, सलोनी सही है, बिल्कुल सही। वैभव, वैभव ध्यान करो बच्चे, जब वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं क्या उसमें टैक्स लिया जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल रहे वैभव, वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं बेटा। वैल्यू एडेड में पढ़ाया था कि सभी एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, लेकिन 6 ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो माइनस नहीं होते। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता, डिविडेंड माइनस नहीं होता, इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, और भी बताया था एक, ध्यान करो क्या टैक्स माइनस होगा? एक छोटी सी गलती करिए वैभव बेटा, एक ज्यादा चीज माइनस कर दी आपने, आंसर सही आ जाएगा। हाँ अब आया ना आपको समझ, सही है। हाँ विनय तुम्हारा तो सही है बेटा, हाँ सही। चलिए ठीक है, पहले देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं, बहुत बार समझा चुका हूं। वैल्यू एडेड जब कैलकुलेट करते हो बच्चे आप, जब आप वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हो ना, तो हम कैसे लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं हम सेल्स, उसमें हम प्लस करते हैं अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो, माइनस करते हैं अगर स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो। उसके अलावा अगर हमें कोई इंसेंटिव मिल गया तो वो भी प्लस करते हैं, और फिर हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। लेकिन हम कौन से एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते? टैक्स माइनस नहीं करते, इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, डिविडेंड माइनस नहीं करते, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, ध्यान है वैल्यू एडेड में। तो नेट सेल्स, उसमें अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो प्लस करो, डिक्रीज हुआ है तो माइनस करो, कोई इंसेंटिव मिल गया तो प्लस करो, और एक्सपेंसेस माइनस करो, ये एक्सपेंस माइनस नहीं। क्या अदर इनकम प्लस होती है वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते वक्त? नहीं होती, वेरी गुड, नहीं होती। हाँ ध्यान करो, पढ़ाया भी था मैंने कि बच्चे अदर इनकम वैल्यू एडेड निकालने में प्लस नहीं होती, बल्कि अदर इनकम हमें कब चाहिए होती है? जब हम निकालते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें ये निकालना है तो वैल्यू एडेड के अंदर अदर इनकम प्लस कर दो, फिर निकल के आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वैल्यू एडेड निकालने के लिए अदर इनकम आती नहीं है, वो भी छोड़नी है। तो देखो हमें सेल्स दिया है, सेल्स ले लो सबसे पहले, तो उसमें प्लस कर दो एक्सपोर्ट इंसेंटिव, उसमें अदर इनकम तो लेंगे नहीं, अभी अभी समझाया, उसको छोड़ दो अदर इनकम। एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, स्टॉक बढ़ा तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस, यहां प्लस का साइन है मतलब बढ़ा है, प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो मटेरियल को, सैलरी को, इनको माइनस कर दो। अरे अच्छा सॉरी, सैलरी भी माइनस नहीं होता है, सैलरी एंड वेजेस भी माइनस नहीं होता है, याद है ना, सैलरी एंड वेजेस भी माइनस नहीं होता है, क्लियर है? हाँ, और ये ओवरहेड तो मटेरियल माइनस होगा इसमें से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये है हमारा आंसर, यहां तक मेरे ख्याल से सबका क्लियर है, आगे चल, किसी को डाउट है पूछ लो। हाँ सैलरी तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, डेप्रिसिएशन मैंने बोला ना 6 माइनस नहीं करते, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, डिविडेंड माइनस नहीं करते, टैक्स माइनस नहीं करते, इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, सैलरीज एंड वेजेस माइनस नहीं करते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ये सब माइनस करते हैं इंटरेस्ट के अलावा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये वाला बताइए, ये वाला पढ़ाते हुए भी मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था बेटे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? क्या उसको एम्प्लॉय कॉस्ट मानेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, या सैलरी एंड वेजेस, या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, क्या मानेंगे? स्टडी नोट 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफिकली समझाया था, क्लियरली लिखा था, नोट्स के अंदर क्लियरली मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीज एक्सक्लूड होती है, टेबल बनाकर समझाया हुआ है। जल्दी जवाब आए सभी बच्चों का। हाँ जी, जवाब आना स्टार्ट हो गए, वेरी गुड।
सही है, सही है। सोलोनी आपका गलत है बेटा, ध्यान करो। स्टडी नोट्स 5 में देखो पढ़ाया हुआ है, आपको क्लियरली पढ़ाया है। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, ये भी क्लियरली बताया है बच्चे। जल्दी से जवाब दें। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। विनय सही है, सही है बेटा। अपूर्वा वेरी गुड बेटा, आपका सही है। निधि आपका सही है। कनिष्का आपका सही है। धर्मेंद्र, अरे जाग गए आप। सही है बेटा, आपका सही है, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, देखिए अब मैं बता देता हूं। जब हम एम्प्लॉय कॉस्ट निकालते हैं बेटा, तो मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आपको क्लियरली बोला था कि एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो पैसा मिलता है वो एक्सक्लूड होता है, वो नहीं होता है इसका पार्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो पैसा मिलता है वो नहीं होता है बच्चों एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट, बल्कि कॉस्टिंग पढ़ते वक्त जो बताया था मैंने आपको, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो पैसा मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट होता है। आ गया याद अब? हाँ, वेरी गुड। चलिए चलें आगे। चलो, नेक्स्ट बोल रहे हैं, एक मशीन है जिसको यूज किया जाता है डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाने में, स्पेस के प्रोडक्ट्स बनाने में, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने में, और वो टर्नओवर क्राइटेरिया भी पूरा कर रहा है जो हमने पढ़ा था 25 करोड़ वो सब। आपको ये बताना है कि वो कौन से सेक्टर के अंदर फॉल होगा। ये बात मैंने आपको स्टडी नोट 2 में भी पढ़ाई थी, और ये बात मैंने आपको स्टडी नोट 5 में भी पढ़ाई थी दोबारा। जल्दी से जवाब दें इसका। देखिए स्टूडेंट्स, बिंदास जवाब दो, नहीं समझ में आए तो बिंदास पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मैं कोई बहुत ब्रिलियंट आइंस्टीन टाइप आदमी नहीं था, मैं एक नॉर्मल सा आदमी, नॉर्मल स्टूडेंट था, मेहनत करता था, आधे आंसर आ जाते थे, आधे नहीं आते थे, टीचर से पूछ लेता था, खत्म किस्सा, मजे में रहो। इसी तरह से आपको नहीं आ रहा है पूछो यार। चलिए जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, सही है। पायल सही है, लेट ज्वाइन किया आपने पायल, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, और मेल आपको मिल जाए, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी बैकअप क्लास। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटे, ये अपन ने एमसीक्यू जो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है ना, वो इसीलिए करी है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, और भी जो बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं ली वो ज्वाइन करना चाहते हैं कर ले। अगर कोई बच्चा नहीं ले पा रहा है क्लास, कोई उसे काम आ गया या कुछ भी है, नेट की प्रॉब्लम है, तो बैकअप क्लास मिल जाएगी आपको, है ना। चलिए, सबके जवाब आ चुके हैं, बिल्कुल। देखिए, इसको मैं समझा भी देता हूं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि, और मैं पूरा एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ था बेटा 1947 में, तो उससे पहले बेटा हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अब अंग्रेज जब आए थे ना हमारे 1600 के अंदर, उस वक्त वो ये बोलकर आए थे इंडिया में कि हम इंडिया में सिर्फ बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन उन्होंने धीरे 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 हम पर कंट्रोल कर लिया, हमें रूल कर लिया। हमने बड़ी मुश्किल से, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, रेस्पेक्टेड हैं सब लोग, उन लोगों ने अपनी जान गंवा के हमें फ्री कर दिया। 1947 में हमें आजादी मिल गई। तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब थे। उन्होंने, और जो बाकी जो टीम थी उनकी पूरी, सब लोग थे मिनिस्टर टाइप, उन लोगों ने ये सोचा कि हम हमारे इंडिया को अब ग्लोबलाइज नहीं करेंगे। और क्या हुआ, 1947 से लेकर और 1990 तक इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के लोग ही बिजनेस कर रहे थे। इंडिया के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर के लोग इंडिया में नहीं आ सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने अब लाइसेंसिंग राज निकाल रखा, मतलब ज्यादातर जो बिजनेस थे वो गवर्नमेंट बोलती थी हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्राइवेट कंपनी करेगी तो वो महंगा माल बेचेगी और लोग खरीद नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट अगर वो प्रोडक्ट बनाएगी तो सस्ते में बेचेगी, तो गरीब लोग भी खरीद पाएंगे।
तो गरीब लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए ज्यादातर बिजनेस गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, लेकिन 1991 के अंदर इंडिया की हालत बहुत खराब हो गई। इंडिया के पास सिर्फ 14 डेज का फॉरेन रिजर्व रह गया, पैसा खत्म होने पर आ गया। इंडिया पहुंचा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, बोला साहब हमें लोन दे दो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला आपको लोन दे देंगे, हमारी शर्त है कि आप इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन लेकर आ जाओ, इंडिया के दरवाजे खोल दो। अब इंडिया के अंदर भी बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर सकते, बिजनेस कर सकते, इंडिया के लोग बाहर जाकर कर सकते। प्लस लाइसेंसिंग राज हटाओ, आपने अपने सभी बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिए कि सिर्फ आप ही कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया और गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिजनेस प्राइवेट कंपनीज को करने को दे दिए कि आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस फिर भी अपने पास में सिक्योर करके रख लिए। गवर्नमेंट बोली देखो इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट ही बांटेगी सब, क्योंकि गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है। अगर कोई प्राइवेट आदमी बिजली बेचने लग गया तो वो एक यूनिट 50 रुपए की बेचेगा, तो सिर्फ शहर के लोग खरीद पाएंगे, गांव का नहीं खरीद पाएगा। तो कुछ ऐसे बिजनेस थे जो गवर्नमेंट ने अपने पास में रख लिए, उनको रेगुलेटेड सेक्टर बोलते हैं, और इनके अलावा बाकी सबको अनरेगुलेटेड सेक्टर बोलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चे, वो अनरेगुलेटेड सेक्टर के अंदर फॉल होता है, क्योंकि रेगुलेटेड में कहीं भी ऐसी मशीन की बात नहीं है जो डिफेंस या इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अनरेगुलेटेड सेक्टर। आ गया यार, पढ़ाया था सबको, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मुझे ये बताओ कि कोई भी असेट जो होती है उसकी यूजफुल लाइफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये बात क्लियरली बताई है, पढ़ाते वक्त भी बताई थी। इसका एक मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था, एक मैंने खुद ने एग्जांपल बना के करवाया था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअल में आपको करवाया था। समझ रहे हो? जल्दी से इसका जवाब दे दो कि यूजफुल लाइफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितने ईयर्स तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जल्दी जवाब दें। स्टडी नोट 5 का है, याद आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन वाला है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया था। जवाब आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, सही है, सही है। धर्मेंद्र सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश वेरी गुड बेटा। अपूर्वा आपका सही है, सलोनी आपका सही है, सबका सही है, सबका सही है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 10 साल लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो क्लियरली ये बात बोलता है कि एक प्रोडक्ट की, एक असेट की, जो इंटेंजिबल असेट की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 10 साल हो सकती है। आगे चलते हैं। There is no requirement of audit working papers while conducting audit and they only result in loss of time. क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने आता है, तो जैसे ही वो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कंपनी में एंटर होता है, वो उस दिन से एक ऑडिट फाइल बनाता है। अभी समझाया था ना, उसमें एविडेंस के लिए बहुत सारी चीजें रखता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी बनाता है जिससे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इफेक्टिव बन सके। जैसे ऑडिट वर्किंग पेपर्स के लिए सिंपल मैंने आपको क्या बोला था, जब वो ऑडिट करता है तो वो बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट में देखता है, उनको नोट कर लेता है। वर्किंग पेपर्स होते हैं, काम करते वक्त जो पेपर्स बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये फालतू के हैं, कॉस्ट ऑडिटर बस ऐसे ही बना रहा है, इनको टाइम खराब कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। अगर इनको नहीं बनाए तो कॉस्ट ऑडिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। और बच्चों यहाँ पे ये स्टडी नोट 4 का है, 5 का नहीं है, तो इसे करेक्ट कर लेना एक बार अपने नोट्स में। सबके पास में नोट्स है ना? हाँ, उसमें करेक्ट कर लो। जल्दी से जवाब दो, क्या ये सही है? ऑडिट वर्किंग पेपर्स फालतू में बनाए जाते हैं? वेरी गुड, सही है जवाब, सही है, सही है, वेरी गुड। बहुत जरूरी होते हैं, वेरी गुड, हाँ बहुत जरूरी होते हैं बेटा, बिल्कुल ऑडिट फाइल का पार्ट होते हैं, ये भी एविडेंस पर्पस के लिए यूज में लिए जाते हैं और बिल्कुल बहुत जरूरी होते हैं। वेरी गुड, सही। हाँ निर्मल आपका सही है, बहुत देर बाद में जवाब दिया आपने, बट ठीक है बेटा, सही है। लेट ज्वाइन किया, ठीक है, हाँ बैकअप मिल जाएगा, ओके। लॉ का बेटा तीसरी बार बता रहा हूँ एक ही क्लास में, लॉ का बेटा 5 जून से स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यू, 5 जून से। हाँ, दोपहर के 3 बजे क्लास होगी, डेली क्लास होगी, 5 जून से स्टार्ट होगा, 15 जून तक चलेगा।
मैंने वो टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है टाइम टेबल। 5 जून को स्टडी नोट 1 का लेंगे, उसका कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन। 6 जून को डिविडेंड का लेंगे, और फिर 7 जून को डिविडेंड और ऑडिट का लेंगे, उसका ऑडिटर का लेंगे। 7 जून को आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनका, ऐसे पूरी टाइम टेबल मैंने भेज दी। 15 जून तक चलेगा बिल्कुल। हाँ, सब कुछ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेक्शन बी सेबी वाला पार्ट, कंपटीशन एक्ट, फेमा, सबके एमसीक्यूज करवाऊंगा बिल्कुल। हाँ जी, तो देखिए सबका जवाब सही है कि नहीं सर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बल्कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स तो बहुत जरूरी है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो हैं वो हमारी प्लानिंग का भी रिकॉर्ड होते हैं, हम जब ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं उसका भी रिकॉर्ड होते हैं, और ये बहुत ही जरूरी होते हैं, और ऑडिटर अपने पास में इनको बना के रखता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ बस खत्म होने पर आ गया है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। एज पर पार्ट डी पार्ट 3 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था जब पढ़ाया था स्टडी नोट 2, क्लियरली करवाया था आपको। वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स आर टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन, इनमें से किसके बेसिस पर कंप्यूट किया जाता है, इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है पढ़ाते वक्त, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। रिवाइज करके आए हो चैप्टर अभी अभी। सही है, वेरी गुड, सही है, सही है, सही है। हाँ सबका सही है बिल्कुल। अनऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा, ये समझाया हुआ है, पूरा क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ये बड़ा ही, ये भी क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको, याद रखना। जब हम पढ़ रहे थे ना तब मैंने करवाया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है। एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है, उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के हिसाब से वो इन सब चीजों को इंक्लूड करती है, कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं करती। बड़ा ही सिंपल है, ध्यान करो। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑडिट कब नहीं करनी पड़ती, 4 वजह बताई थी मैंने आपको कि कॉस्ट ऑडिट कब नहीं करनी पड़ती। एक तो बताया था कैप्टिव कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो नहीं करनी पड़ती। एक मैंने बताया था टोटल जितना कमाई करी है उसके 75% से ज्यादा आपने फॉरेन एक्सचेंज से कर ली है। एक अनरेगुलेटेड सेक्टर, उसके मैंने क्राइटेरिया बताए थे पूरे, क्लियर है। एक और बताया था, वही इसका आंसर है। जवाब दें सभी बच्चे। सही है जवाब। हाँ ये किया है अपन ने, और क्या, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, ओके ठीक। हाँ जी बिल्कुल सही, स्पेशल, ये क्लियर है बेटा, देखो लिखा भी हुआ है, ये सेम चीज आपको नोट्स में दी हुई है मैंने। कॉस्ट ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल इन दी ऑपरेटिंग, अगर कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से काम करे, नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन मतलब एरिया, इकोनॉमिक मतलब पैसा, स्पेशल मतलब स्पेशल, एक ऐसा एरिया जहां पर काम करने वाली कंपनीज को पैसे के मामले में स्पेशल बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बिंदास। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये जल्दी से बताएं, बिफोर सबमिशन टू दी ऑडिटर फॉर रिपोर्ट, मैंने बताया था ना कि कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जब बनाता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर करता है, CRA 3 के अंदर करता है। तो आपको बताना है कि जब कॉस्ट ऑडिटर ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करता है तो किसके सिग्नेचर करवा लेता है पहले उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे, सिग्नेचर भी तो करवाने पड़ते हैं ना उसको, उसी के बाद तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। इनमें से किसके सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, जल्दी से बता दें। अगर नहीं भी है ना याद आपको बच्चे, अगर नहीं भी है ना याद, तो कम से कम कंपनी लॉ तो आपने पढ़ा, हिंट दे दूं आपको मैं, इतनी बढ़िया हिंट है कि 1 सेकंड में जवाब दे दोगे आप लोगों ने ना कंपनी लॉ में ये पढ़ा है कि अगर कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है, अगर कॉमन सील नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है। कंपनी के अगर 2 डायरेक्टर साइन कर दे डॉक्यूमेंट पे तो मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर उस वक्त नहीं है तो मैंने आपको बताया था एक डायरेक्टर
प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी अगर साइन कर दे तो मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। अब इससे बड़ा हिंट तो कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, सबका सही। सी, सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी एंड वन डायरेक्टर, सिंपल आंसर है इसका। लॉ में भी तो पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है, फाइनल में भी पढ़ा है, कितना पढ़ा है आपको, उसके क्वेश्चन भी करवाए थे प्रीवियस ईयर के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टडी नोट 4 से है ना, लिखा हुआ है मैंने सबके अंदर। अब देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसका नाम है अरुण माया। अरुण माया एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके अंडर में 2 ट्रेनी काम करते हैं। तो अरुण माया ये उसका नाम है, वो कॉस्ट ऑडिटर है, उसके अंडर में ट्रेनी काम करते हैं। और उसने अपने ट्रेनीज को बोला हुआ है कि सुनो, अगर तुम मेरे पास में कोई ग्राहक लेकर आओगे ना, मतलब कोई कंपनी जो मुझसे कॉस्ट ऑडिट करा ले, तो मैं तुमको कमीशन दे दूंगा। आपको ये, और कितना कमीशन दे रहा है, जितनी मैं टोटल ऑडिट फीस लूंगा ना उसका 10% तुमको दे दूंगा कमीशन। ले आओ मेरे पास में कोई ग्राहक। आपको बताना है क्या ये जो अरुण माया जो कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा है वो सही कर रहा है या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ध्यान करो, पढ़ाया था आपको मैंने, ध्यान करो, बताया था ना मैंने आपको कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं और ये हम पर अच्छा नहीं लगता, हमें शोभा नहीं देता कि हम लोग किसी को बोलें कि भाई तू रोड पे खड़ा हो जा, बस स्टैंड पे खड़ा हो जा, कंपनी के बाहर खड़ा हो जा, और जो भी कोई कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए आए उससे बोल कि यहाँ से कॉस्ट ऑडिट करवा लो, थोड़ा सा कम पैसा दे देना, हो जाएगी कॉस्ट ऑडिट, और इस बात के लिए मैं कमीशन दे रहा हूँ। मैंने कोई बंदा रख दिया है ना, जेठालाल ने, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको जेठालाल और बागा वाला पढ़ाते वक्त, कि जेठालाल ने बागा से बोल दिया कि बागा तू एक काम कर, जेठालाल कॉस्ट ऑडिटर है, उसने बागा से बोल दिया कि तू ना कंपनियों के बाहर जा जाकर बुलाकर कि हमसे ऑडिट करवाएं, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा। अच्छा लगता है क्या? प्रोफेशनल आदमी हम, अपने दम पर कस्टमर बुलाओ ना, अगर क्वालिटी है तो आ जाएगा कस्टमर तुम्हारे पास। तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। यस, बिल्कुल है। इसको देखो मैंने लिखा भी है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटेंट को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी माना जाएगा अगर वो पे कर रहा है किसी को भी कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये आया हुआ है 2019 में और ये मैंने सॉल्व भी करवाया था पढ़ाते वक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले एक बात ध्यान दिला दूं बच्चे आपको। हाँ बेटा, हाँ ये वही है, वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल निकलिए वही क्वेश्चन है। देखो मैंने, हाँ सलोनी देखो, मैंने आपको ये बताया था जब मैं स्टडी नोट 4 पढ़ा रहा था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कि सीएमए के जो प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट है वो 2 शेड्यूल के अंदर बताए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के अंदर भी आपको 4 पार्ट दिए हैं, शेड्यूल 2 के अंदर 3 पार्ट दिए। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, वो आपको याद रहना चाहिए कि हम कौन से शेड्यूल में पढ़ रहे हैं, कौन से पार्ट में पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करना सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, ये भी याद रखना कि ये वाला कंसेप्ट हमने फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा था कि सेकंड में पढ़ा था, फर्स्ट के कौन से पार्ट में पढ़ा था। ये क्वेश्चन वही है। ये बोल रहा है कि हमने नीचे डिस्क्वालिफिकेशन मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिए, ये चारों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल का नहीं है। आ रही बात समझ में? फर्स्ट शेड्यूल मतलब सेकंड का है, फर्स्ट का नहीं है, ऐसा कौन सा है, तो बस वही आपको बताना है। तो सिंपल है बेटे, ये तो समझाया है, डी इसका आंसर है। ये तो समझाया है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चे यहां पर हमारे आज के एमसीक्यूज एंड होते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, यहां पर आज हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं बेटे। और ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के आपके 1 से 10 के, सॉरी 1 से और 1 to 6 स्टडी नोट के हमने करे हैं।
सिर्फ 25 करे हैं। इसके अभी 3 सेशन और होंगे, टोटल 100 MCQs इसके करे जाएंगे। उसके बाद 7 से 11 के 100, उसके बाद 12 से 15 के 100, उसके बाद टोटल के 150। तो इस तरह से हमारे काफी सारे MCQs हो जाएंगे। लॉ के MCQs के लिए बार बार सब बच्चे पूछ रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूं बच्चे। लॉ के जो MCQs है उनका हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लास होगी, 3 बजे स्टार्ट होगी, 5 जून से स्टार्ट होगी, 15 जून तक चलेगी। सभी चैप्टर्स का कराया जाएगा, हर चैप्टर का अलग अलग MCQ कराया जाएगा, और जितने क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करवाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशंस ओपन है, इस नंबर पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। टाइम टेबल कैसे रहेगा इसका पूरा, वो मैंने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लो। रजिस्ट्रेशन 5 जून के सुबह 10 बजे तक ओपन है, करवा सकते हैं। 1000 की रजिस्ट्रेशन फीस है बेटे, ठीक है। हाँ, कल भी इसी टाइम पर ही करेंगे धर्मेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ओके। हाँ बेटा निर्मल, ओके। चलिए, जो स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन करा था ना, वो बच्चे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, अपनी मेल आईडी दोबारा से एक बार सेंड कर दीजिए, आपको बैकअप क्लास दे दी जाएगी। चलिए, ओके, थैंक यू।